Good evening, class. Good evening, sir. चैप्टर को एंड करते हुए एक टर्म लिखते हैं एंड देन वील एंड द चैप्टर. There is a term genomic library. जीनोमिक लाइब्रेरी जो है, इसका मतलब यह है कि जितने भी जीन्स एक सेल के अंदर होते हैं, जितने भी जीन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं, उन सबको कलेक्ट करना. Collection of all genes present in a cell type or organism in large numbers. जितने भी जीन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास, जितने भी जीन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास, एक सेल के पास, उन सारे जीन्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना, एक लाइब्रेरी बनाना उसकी. जैसे एक लाइब्रेरी में हम देखते हैं बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसी टाइप से दिस इज जीनोमिक लाइब्रेरी, जिसमें जितने भी जीन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास, एक सेल के पास, वो सारे जीन्स का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी. लेकिन आप जानते हो कि यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं. तो जीनोमिक लाइब्रेरी में तो सारे जीन्स आ जाएंगे, चाहे वो इंट्रॉन हो, चाहे वो
कोडिंग जीन्स हो। लेकिन अगर cDNA लाइब्रेरी बनाते हैं तो ये अलग हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स ओनली, सिर्फ प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स हैं, सिर्फ प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स हैं, ओनली प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स। ओके, इंट्रॉन्स नहीं होते इसके अंदर। does not include DNA segments of introns। लेकिन अगर इंट्रॉन को भी देखना हो, अगर उसके भी जीन्स को फाइंड करना हो, तो फिर जीनोमिक लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें सारे जीन्स हैं, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है, दो टर्म, जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी बनाएंगे कैसे? लाइब्रेरी, हम जीन की लाइब्रेरी कहां बना सकते हैं? वेयर वी कैन मेक लाइब्रेरी ऑफ जीन्स या लाइब्रेरी ऑफ cDNA, कहां पे हम लाइब्रेरी ड्रॉ करेंगे, मतलब फॉर्म करेंगे? तो वो एक ही तरीका है, हमें उसमें जो जीन है उसको एक वेक्टर देना पड़ेगा। सपोज प्लाज्मिड दे दिया आपने, उस वेक्टर में फिर आप उसको लगा के पुट करके देन यू विल इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, और जब वो होस्ट में जाएगा देन वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा। जब होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो वो जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जीनोमिक लाइब्रेरी कहां पे बनाएंगे? वेयर जीनोमिक लाइब्रेरी विल बी फॉर्म्ड, where it will be kept, where it will be stored, what is the location? The location is inside a host, and that host can be a microorganism like bacteria, E. coli, etc. और बहुत सारे होंगे ये, किसी बैक्टीरिया में कोई जीन होगा, किसी बैक्टीरिया में कोई जीन होगा, सब में जीन अलग अलग होंगे, और ऐसे बहुत सारे हम बनाएंगे। किसी सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म में, किसी सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने एक कुछ पर्टिकुलर जीन्स दे दिए, दूसरे सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपने अनदर सेट ऑफ जीन्स दे दिए, और सब एक जगह रखे हुए हैं। सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वो सब एक जगह कहीं स्टोर हैं, और उनके प्लाज्मिड में या और दूसरे वेक्टर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मिड इज द बेस्ट। पर्टिकुलर जीन्स हैं तो वो एक लाइब्रेरी। अब जैसे वो जीन अगर किसी प्लाज्मिड में है, मान लो इंसुलिन का ही जीन है सब, तो इंसुलिन का जीन है वो किसी प्लाज्मिड में लगा हुआ है। अब वो प्लाज्मिड अगर कोई बैक्टीरिया कंटेन करता है, ट्रांसफॉर्म किया है अगर आपने, तो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा तो इंसुलिन का जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, और वो जिस प्लाज्मिड के अंदर है वो प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई कर सकता है इनसाइड दी होस्ट, बिकॉज प्लाज्मिड्स का जो कंट्रोल है वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है। आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। तो मतलब लार्ज नंबर्स में हो जाएगा ना फिर, क्योंकि प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई कर रहा है होस्ट के अंदर, होस्ट भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो जीन कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया?
तो इसलिए यहाँ पे हमने इन लार्ज नंबर्स को लिखा था, इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ लाइब्रेरी विल बी मेंटेन। और जब भी हमें किसी जीन के बारे में कोई स्टडी करनी होगी, देन वी विल गो टू दिस लाइब्रेरी, we'll take out that microorganism, bacteria, and we'll take out that plasmid, and we can cut that gene from the plasmid, the gene which we have stored, and we can take that gene and study and whatever we want to do. तो वो एक लाइब्रेरी आपने क्रिएट कर दी with the help of microorganisms, bacteria, vectors like plasmid. You have used to create a library of a gene of any organism, not only humans. We can take any other species and we can make a gene library of that species. Okay. अच्छा, एक चीज और लास्टली, एक बात और बता देता हूं आपको। differences between gene cloning and PCR। सबसे पहले तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है, तो सभी को पता है। जीन क्लोनिंग इज in vitro as well as in vivo, but PCR is in vitro। अच्छा, जीन क्लोनिंग है क्या? पीसीआर तो पता ही है, इन विट्रो होता है, इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो सभी जानते होते हैं। इन जीन क्लोनिंग recombinant DNA is formed in vitro and then transferred to a suitable host where it multiplies in vivo। वही जो मैंने बताया तुम्हें अभी, जो तुमको मैं यही बता रहा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना है इन विट्रो और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे जब किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म में, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगा तो साथ में हमारा जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, जो प्लाज्मिड में लगा हुआ है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो उसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं। जैसे जैसे हम किसी डीएनए सेगमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पीसीआर में, जैसे हम किसी डीएनए सेगमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पीसीआर में, उसी तरीके से हम डीएनए सेगमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनसाइड द सेल। डिजायर्ड डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनसाइड द सेल। और वो कैसे? आप जीन दोगे किसी वेक्टर के द्वारा होस्ट में, तो होस्ट मल्टीप्लाई करेगा, तो योर जीन विल आल्सो मल्टीप्लाई, and when gene will multiply, that means it is cloning, so that is called gene cloning। तो पहले जब पीसीआर डिस्कवर नहीं हुआ था,
तब हमें अगर किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज लेनी होती थी तो हम यही करते थे, उस जीन को हम प्लाज्मिड में लगा के ई कोलाई में या किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करते थे, और जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता था तो हमारा प्लाज्मिड उसमें लगा हुआ जीन वो मल्टीप्लाई करता था और ऐसे जीन का नंबर बढ़ता था जब पीसीआर डिस्कवर नहीं हुआ था। अब जब पीसीआर डिस्कवर हो गया तो फिर क्या, फिर तो वो सेगमेंट जो मल्टीप्लाई करवाना है वो पीसीआर में डालिए, मशीन ऑन करिए, आफ्टर 4 आवर्स यू गेट सेवरल कॉपीज, बिलियंस कॉपीज यू गेट। जीन क्लोनिंग में तो टाइम लगेगा, जीन क्लोनिंग तो टिपिकल भी हो गई, टाइम भी लगेगा। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, then you have to transform the recombinant DNA into the host cell, then you have to select the recombinants, and then after selecting the recombinants you give them an area to multiply, a space to multiply, maybe in a flask, maybe in some other small fermenters in the laboratory. So this takes time because formation of recombinant DNA is not easy. Transformation also is not very much effective. I mean to say that it has got a less percentage of recombinants you get it, and then selection definitely of recombinants. So it's quite lengthy process if we want to multiply a gene in a host. Rather, PCR is a very speedy process, and we don't require any host. We just want the DNA segment. And we give the suitable material, Taq polymerase, Thermus aquaticus से जो मिलता है, and DNTPs, and we just put on the machine, and within 4 hours you get multiple copies, billions of copies you get. So PCR is quite easy and it is accurate. It is labor, not labor intensive. कुछ नहीं करना. It's not labor intensive because मैंने बताया था कि selection of recombinants using antibiotic media is a tedious process. It's a cumbersome procedure. So that will make the person tired, है ना. लेकिन पीसीआर में ऐसा कुछ नहीं, it is not labor intensive, it's all based upon that machine. If the machine is okay, you will get multiple copies in just few hours. Gene cloning is not labor intensive. Sorry, gene cloning is labor intensive. But PCR is not. PCR is more accurate. PCR is fast. Multiple copies, say billions. Are received within few hours.
ठीक है, so these are differences between cloning and PCR, and now we'll be beginning with the new chapter. Biotech and its applications. जैसे अब एप्लीकेशंस की बारी है। एप्लीकेशन से हमारा मतलब ये है कि जो बायोटेक है उसको उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है एग्रीकल्चर की फील्ड में, मेडिसिन के अंदर, उस एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड इन इंडिया, तो क्या बायोटेक को भी अप्लाई करके हम फूड प्रोडक्शन में कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं या फूड को कुछ बेटर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, और वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर हमारा क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसी को हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। हमने कुछ क्रॉप्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करे और उसका हमें क्या फायदा मिल सकता है वो हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ क्रॉप्स होती हैं हमारी जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स लाइक हीट, कोल्ड, सनलाइट। इससे भी हमारी क्रॉप्स कुछ खराब हो जाती हैं, कुछ फसल खराब हो जाती है, तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, फार्मर गेट्स अ लॉस, तो डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन भी कम होगा। तो फूड प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन से इंक्रीज कर ले वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्रॉप डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, अगर हम उस क्रॉप को भी ज्यादा समय तक स्टोर कर पाए, हम उसको एबायोटिक स्ट्रेसेस से बचा पाए लाइक हीट, कोल्ड एंड सनलाइट, तो हमारे प्रोडक्शन पे डेफिनेटली वहां से भी एक इनपुट मिलेगा और बेटर रहेगा, अच्छा हो जाएगा प्रोडक्शन, क्योंकि डैमेज नहीं होगा। इसीलिए तो वो एक तरीका है जिससे हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया कि विल प्रिवेंट दी क्रॉप फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स लाइक हीट, कोल्ड, सनलाइट। तो पहला आ जाएगा।
हीट, कोल्ड, सनलाइट, एटसेट्रा। दूसरा सिग्निफिकेंस will be हम चाहें तो प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, एग्जाम्पल जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मे बी नाम सुना हो। दैट इज one of them is golden rice. Next, हार्वेस्ट लॉसेस। क्या होता है, कोई किसान हार्वेस्टिंग करता है, तो हार्वेस्ट करने के बाद जब वो क्रॉप को स्टोर करेगा तो स्टोरेज में उसको कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है कि उस स्टोरेज में उसको लॉस उठाना पड़ जाए। ज्यादा टाइम तक अगर क्रॉप स्टोर रही तो ऐसा हो सकता है कि उस क्रॉप में डैमेज हो जाए, तो कुछ लॉस उठाना पड़ सकता है फार्मर को। कुड बी लाइक 25% का लॉस हो गया, 30% का लॉस हो गया, 50% का लॉस हो गया, तो ऐसे कुछ लॉस उठाने पड़ सकते हैं उसको, क्योंकि वो क्रॉप को जब हार्वेस्ट करके स्टोर करने जा रहा है तो उसके स्टोरेज में ही कहीं लॉस हो रहा है। तो कोई ऐसी क्रॉप अगर डेवलप करें कि जो स्टोरेज करने पे ज्यादा डैमेज ना हो, खराब ना हो, तो वो एक सिग्निफिकेंस जो थर्ड मैंने बताया कि रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्ट करने के बाद लॉस नहीं हो, कम हो या बिल्कुल ना हो। एग्जाम्पल इसमें एक लेके चलते हैं आपके लिए। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये टमाटर एक ऐसा जो जल्दी पिचकता नहीं, खराब नहीं होता और काफी टाइम तक जो है काफी मेंटेन रहता है, ये खराब नहीं होता है, तो इट्स गुड, दैट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस लेते हैं, reduced reliance on chemical pesticides, making plant as बायोपेस्टिसाइड्स। प्लांट को एक ऐसी कैपेबिलिटी दे दो कि प्लांट खुद ही पेस्ट को मार दे। प्लांट खुद ही पेस्ट को मार दे।
और पेस्टिसाइड की छिड़कने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्लांट अगर खुद पेस्टिसाइड की तरह काम करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड अ बायोपेस्टिसाइड। मीन्स अ लाइफ दैट इज प्लांट is itself acting as a pesticide. The plant, crop, is itself acting as a pesticide, and we call that crop, that plant, as biopesticide. अब वो कैसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे एक टॉपिक में। अच्छा, पांचवा पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज। क्रॉप या प्लांट लगेगी तो सॉइल के अंदर ही, और सब जानते हैं कि सॉइल हैज गॉट फर्टिलिटी एंड दैट फर्टिलिटी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट क्रॉप, एंड दैट फर्टिलिटी डिप्लीट्स ऑल्सो थोड़ी बहुत, and we have to perform crop rotation, or we have to left that land for some time so that fertility is regained, and then we can again sow our crops. But we are making the plant such efficient that it will not deplete the fertility of the soil early. I mean, the soil can be used again and again for the growing of the crops. That plant is genetically modified in such a way. So increased efficiency of mineral usage, which prevents early depletion of fertility of soil. Herbicide, weedicide tolerant plants. Herbicide, weedicide tolerant plants. Glyphosate resistant crops. Glyphosate is a herbicide. वही जो मैंने लिखा है, it's a herbicide. इस ग्लाइफोसेट का एक कमर्शियल नेम और है। ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, एंड द केमिकल इज यूज्ड टू किल द herbs or weed. Weed, you all know, unwanted plants which may grow along with the crops, and that can interfere with the nutrition of our crop, and that can decrease the yield of our crops also.
So what do? We used to remove those weeds. हम weeds को, herbs को, unwanted plants को जो हमारे फसल में हमारे क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उनको रिमूव करने का हम एक प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग हर्बिसाइड। और या हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम हर्बिसाइड यूज नहीं करना चाहते, देन वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन एंटर द फील्ड में एंटर करने के बाद, फील्ड में एंटर करके एक एक वीड को हम चुन के बाहर निकाल सकते हैं। इस देखा होगा आप लोगों ने, जो किसान होते हैं वो फील्ड में बहुत सारे लोग जो हैं उनके फैमिली मेंबर्स सब लग जाते हैं उस फील्ड में, और एक एक वीड को चुन के वो लोग बाहर भी निकालते हैं। दैट मीन्स मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। बहुत लेबर लगेगी तभी वो एक एक वीड को चुन के बाहर निकाल पाएंगे। उस लेबर को कम करने के लिए हमने क्या किया? हमने हर्बिसाइड्स बना दिए, हमने वीडीसाइड्स बना दिए कि ठीक है, इतनी लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, हर्बिसाइड लगाओ, वीडीसाइड लगाओ और हर्ब्स वीड्स मर जाएंगे। क्या जरूरत है इतनी लेबर लगने की? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हुआ। लेकिन उससे एक परेशानी ये होने लगी कि हर्बिसाइड यूज करके या वीडीसाइड यूज करके हर्ब्स तो मर ही जाते हैं, वीड्स तो मर ही जाते हैं, लेकिन अपनी क्रॉप को भी डैमेज हो सकता है। क्रॉप कैन ऑल्सो बी डैमेज्ड। तो उस डैमेज को कैसे कम किया जाए? आपने वीडीसाइड तो छिड़क दिया, आपके पास लेबर नहीं है इतनी, बहुत मुश्किल है बहुत बड़े फील्ड में एक एक वीड को चुन के निकालना। लेकिन पहले तो ऐसा किसान करते ही थे, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा लेबर भी लगती है। तो वीडीसाइड आ गए और वीडीसाइड का यूज करके हम वीड्स को किल कर सकते हैं, लेकिन उससे एक परेशानी ये होने लगी कि वीड किया जाए, उसके लिए फिर हमने प्लांट बनाया है ये। आगे का वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा है? टॉलरेंट प्लांट्स, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। हमने ऐसे प्लांट बनाए हैं जो वीडीसाइड रेजिस्टेंट हैं। मतलब वीडीसाइड का हम यूज करेंगे तो वीड किल होगा, लेकिन अपना प्लांट, अपना क्रॉप किल नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उससे बच जाएगा और हमारी मैनुअल लेबर भी कम हो जाएगी। मैनुअल लेबर तो खैर वीडीसाइड लगाने पे कम हो ही रही थी, अभी और बढ़िया अच्छी बात है, क्रॉप डैमेज नहीं होगा। That reduces मैनुअल लेबर। ओके, अच्छा, राउंड अप रेडी ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, उसका नाम है, और राउंड अप रेडी उसका कमर्शियलाइज्ड नेम। तो राउंड अप रेडी इज अ कमर्शियल नेम फॉर दिस ग्लाइफोसेट। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ। कि what is the significance of making herbicide tolerant plants? हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाने का फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि हर्बिसाइड छिड़कने पे वीड किल होंगे, लेकिन क्रॉप को डैमेज नहीं होगा, और मैनुअल लेबर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हमें खुद वीड को चुन के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जाकर के वीडीसाइड छिड़क देना है और हमारी क्रॉप भी डैमेज नहीं होगी और वीड भी किल हो जाएगा। This topic is over. Now the next topic is
एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसका नाम बीटी रखा गया। बीटी इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया। बीटी का मतलब यहां पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, डोंट थिंक बीटी इज बायोटेक्नोलॉजी। बीटी इज द नेम ऑफ बीटी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। क्या खास बात है इस बैक्टीरिया की? अ बैक्टीरियम which produces certain protein crystals we call them cryoproteins during sporulation। ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स ये बनाता है, ये स्पोरुलेशन के समय बनाता है। एक ये बात पता होनी चाहिए। और इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? दैट इज क्रायोप्रोटीन्स। इस बैक्टीरिया के बारे में ये बात हमको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है इस बैक्टीरिया की खास बात? ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी खास बात क्या है कि ये प्रोटीन्स जो हैं, दीज प्रोटीन्स आर इंसेक्टिसिडल। These proteins are insecticidal। इंसेक्टिसिडल का मतलब इट विल किल इंसेक्ट्स। और कोई खास बात? इस बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाता है। खैर ये प्रोटीन तो बैक्टीरिया में बनता है, लेकिन मरता इससे इंसेक्ट है। ये बड़ी खास बात है नहीं? फिलहाल इंसेक्ट खाएगा तो मर जाता है, सिंपल सी बात है ये। तो प्लांट से इसको क्यों रिलेशन आ रहा है वो देखते हैं भी, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स अटैक करते हैं। जैसे कॉटन के ऊपर एक बॉलवर्म नाम का इंसेक्ट होता है, वो अटैक करता है। कॉर्न के ऊपर एक बोरर नाम का इंसेक्ट होता है, वो अटैक करता है। कॉर्न बोरर उसको कहते हैं। तो ये इंसेक्ट्स जब अटैक करते हैं हमारे कुछ कमर्शियली यूजफुल या न्यूट्रिशनली यूजफुल प्लांट्स के ऊपर, तो हम ऐसा क्यों होने दें कि हमारी प्लांट्स, ये क्रॉप्स डैमेज हो जाएं इस इंसेक्ट के अटैक से? तो हम कोई ना कोई तरीका निकालते हैं कि बस हमारी जो क्रॉप है ना वो डैमेज ना हो, बिकॉज प्रोडक्टिविटी फॉल करती है जब क्रॉप्स डैमेज होती है। तो उसी एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं बायोटेक के अंदर कि हम कैसे फूड प्रोडक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल इस बैक्टीरिया में ये चीज जब डिस्कवर हुई है। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रोटीन्स जो हैं एंडोटॉक्सिन्स हैं। These proteins are endotoxins, मतलब ये सेल से रिलीज नहीं होती। मैंने बताया था आपको टाइफॉइड के केस में जो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, वो भी एक एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। दोस टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड ओनली व्हेन द बैक्टीरियल लिसिस अकर्स। इट डज नॉट लीव द सेल वाया डिफ्यूजन। मैंने बताया था आप लोगों को, याद भी होगा तुम लोगों को, कुछ को, सभी को याद होगा नो डाउट। तो दीज प्रोटीन्स आर एंडोटॉक्सिन्स। तो एक पॉइंट ये हो गया कि ये एंडोटॉक्सिन्स हैं, इंसेक्टिसिडल हैं, स्पोरुलेशन के टाइम पे रिलीज होती हैं, क्रायोप्रोटीन्स इनका नाम है। 4 बातें हो गई, बैक्टीरिया बना रहा है, ये भी एक 5वीं बात हो गई। और बीटी की फुल फॉर्म क्या बता दिया? बैसिलस thuringiensis। इसको बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझना।
अच्छा, अब एक बात ये पैदा होती है कि इंसेक्टिसाइडल तो है ये प्रोटीन, इंसेक्ट को तो मारती है, तो क्या बैक्टीरिया को भी मार सकती हैं? जो बैक्टीरिया बना रहा है क्या उसको भी मार सकती हैं? These proteins do not kill bacteria itself. Because they are produced as inactive form called protoxins inside bacteria. बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटॉक्सिन्स की फॉर्म में बनते हैं जो किल नहीं कर सकते बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया खुद नहीं मरेगा इनसे, लेकिन इन प्रोटॉक्सिन्स को अगर कोई इंसेक्ट खा लेता है, बट when these protoxins are ingested by an insect, these protoxins are converted या solubilized into active toxin by, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, by alkaline pH, ये इंपॉर्टेंट है, alkaline pH of gut protoxin। तो एल्कलाइन पीएच के द्वारा एक्टिव टॉक्सिन्स, और अब ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा? व्हाट दिस एक्टिव टॉक्सिन विल डू, दिस विल किल द इंसेक्ट। और गट में वो कैसे किल करेगा इंसेक्ट को? वो बताऊंगा। नहीं नहीं, दूसरे बीटी को नहीं मारेगी भाई, बीटी बीटी को नहीं मारते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा राणांकुर। प्रोटीन कैन किल इंसेक्ट्स ओनली, ठीक है। अब क्या होगा? द एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा? बाइंड्स टू
midgut epithelial cells. The active toxin binds to midgut epithelial cells and cause cell pores, leading to cell swelling and eventually cell lysis and death of insect. समझे? तो जब ये इंसेक्ट इसको खाएगा तब ये प्रोटीन क्रिस्टल से एक्टिव हो जाते हैं एल्कलाइन पीएच से, और फिर ये इंटेस्टाइन के ही सेल्स पे बाइंड करके उस पे छेद कर देते हैं और उसमें सेल स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि फ्लूइड एंटर करेगा और सेल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा और बहुत सारे छेद हो जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर जो बियर नहीं कर पाएगा इंसेक्ट, और इंसेक्ट विल बी किल्ड, विल बी डेड. तो जब इंसेक्ट डेड तो फिर प्लांट इज सेव्ड. इन्हीं जीन्स को हम, जो क्राई प्रोटीन आपको बोला गया, इनके जीन्स को क्या बोलना आपने? क्राई जीन्स. इन्हीं क्राई जीन्स को हम लोग प्लांट्स में ट्रांसफर करेंगे. तो जो प्रोटीन्स बन रही थी बैक्टीरिया के अंदर, क्राई प्रोटीन्स, ये अब बनेंगी प्लांट सेल के अंदर. और जब प्लांट सेल के अंदर ये प्रोटीन्स बनेंगे और जब प्लांट इन पे अटैक करेगा और जब उसको खाएगा तो ये प्रोटीन्स अब जैसे उसके अंदर जाएंगी, फर्स्ट बार में ही, फर्स्ट चांस में ही उसकी डेथ हो जाएगी और वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो पाएगा, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, एंड द क्रॉप विल बी सेव्ड. तो एल्कलाइन पीएच याद करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से पीएच पे द प्रोटॉक्सिन बिकम्स एक्टिव टॉक्सिन. द एक्टिव टॉक्सिन, एक लाइन और लिखता हूं, एक और नाम दे सकते हैं, कुछ ऑथर्स लिखते हैं इसको स्पोरीन, कुछ ऑथर्स लिखते हैं इसको थ्यूरियोसाइड. द एक्टिव टॉक्सिन स्पोरीन, थ्यूरियोसाइड, बिकॉज थ्यूरिन, बैक्टीरिया का नाम है थ्यूरिनजिएंसिस, तो थ्यूरिनजिएंसिस से थ्यूरियोसाइड बन गया. और स्पोरीन क्योंकि वो स्पोरुलेशन के टाइम पे प्रोटीन बनती, इसलिए उसका स्पोरीन बोल दिया गया. द एक्टिव टॉक्सिन स्पोरीन, थ्यूरियोसाइड ऑल्सो inhibits ion transport. Also inhibits ion transport
in the cells. एक और ये उसका फंक्शन कर सकते हैं याद कि वो ये भी काम करता है, इनहिबिट कर देगा आयन ट्रांसपोर्ट, जिससे सेल्स फिर अपने नेचर को छोड़ देंगे एंड दे विल डाई, फंक्शन खराब हो जाएंगे सेल के एंड द सेल विल डाई, लीडिंग टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट. Cry genes produce cry proteins. Cry genes produce cry proteins. देखो जीन जब लिखा जाता है ना, व्हेन जीन इज रिटन, तो वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है, और जब प्रोटीन लिखा जाता है तो वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है, और अंडरलाइन नहीं करना है प्रोटीन को. नो, जीन को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, उसकी प्रोटीन को कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं. जीन को अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब जीन इटैलिक्स में लिखा जाता है, और प्रोटीन को हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, वी डोंट राइट इट. ये एक साइंटिफिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए. इन्हीं क्राई जीन्स को, जो क्राई प्रोटीन्स बना रहे हैं बैक्टीरिया में, इन्हीं को हम प्लांट में ट्रांसफर करेंगे विद सुटेबल वेक्टर लाइक एग्रोबैक्टीरियम 2 में प्लाज्मिड यूज करके वी कैन डू इट. ये तुमको मैंने पढ़ाया था लास्ट टर्म, आई मीन इन द लास्ट चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर. These proteins can kill a variety of insects, like बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल कर सकती है. आई मीन किसी एक इंसेक्ट को नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट्स को ये प्रोटीन्स किल कर सकती हैं, जैसे कि कोलियोप्टेरन्स, इसमें आते हैं बीटल्स. कोलियोप्टेरा ऑर्डर का नाम है, इट्स द नेम ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा. बीटल्स, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर. लेपिडोप्टेरन्स, इसमें आते हैं हमारे पास टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, ये अलग अलग वर्म्स हैं. नाम वर्म है लेकिन है इंसेक्ट. ओके, डोंट. लार्जेस्ट ऑर्डर जो लिखा है मैंने, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा, यानी इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीशीज अगर है तो फिर वो बीटल्स की है. लार्जेस्ट ऑर्डर यही है. डिप्टेरेंस, डिप्टेरेंस में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोस.
The choice of cry gene introduced depends upon the type of plant the choice of cry gene introduced depends upon the type of plant and the targeted pest. जो क्राइजीन हमें इंट्रोड्यूस करना है प्लांट में, क्योंकि हम एक क्राइजीन से सारे इंसेक्ट नहीं किल कर सकते. We cannot kill all insects. We cannot kill a variety of insects by one gene only, by one type of gene only. ये क्राई जीन्स भी अलग अलग कुछ टाइप्स के होते हैं, और आई मीन क्राई जीन में भी टाइप्स होते हैं, और कौन सा जीन किस इंसेक्ट को किल करेगा वो स्पेसिफिसिटी है वहां पे. यानी कि क्राई जीन्स आर स्पेसिफिक टूवर्ड्स द पेस्ट ऑल्सो. ये भी एक बात है, वही मैं लिखा है. The choice of the gene will depend upon the plant and the targeted pest. मतलब you have to choose the gene for a particular insect. This is what this statement says. That means cry genes are specific. ये मतलब. जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अच्छा क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल, in BT cotton, बीटी कॉटन वो कॉटन की प्लांट हो गई जिसमें हमने क्राई जीन्स को इंट्रोड्यूस किया. इन बीटी कॉटन क्राई 1 AC and cry 2 AB genes have been introduced to protect it from cotton bollworm. कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट का नाम है, जूलॉजिकल नेम लिख दे रहा हूं, हेलिकोवर्पा. बीटी कॉटन एक ऐसी कॉटन की ट्रांसजेनिक वैरायटी है जिसमें हमने ये 2 जीन्स पुट किए हैं ताकि उस पे उसका जो पेस्ट है कॉटन बॉलवर्म वो अटैक ना कर पाए. तो हमारी कॉटन की प्रोडक्टिविटी खराब नहीं होगी. दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं. इन बीटी कॉर्न क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, देखो जीन चेंज कर दिया, बिकॉज पेस्ट चेंज होगा तो जीन भी चेंज होगा. स्पेसिफिक जीन्स हैं ये. क्राई 1 AB gene has been introduced to protect it from
कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर एक अपना दूसरा हो गया इंसेक्ट, उसे बचाने के लिए बीटी कॉर्न। तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न अपने आप में ये इंसेक्ट को, पेस्ट को मार सकते हैं। अगर कॉटन बॉलवर्म आके कॉटन पे अटैक करेगा तो ये प्रोटीन चले जाएंगे कॉटन बॉलवर्म में और कॉटन बॉलवर्म वहीं पे मर जाएगा। तो these plants are itself acting as a pesticide. We don't have to spray pesticide in these plants like BT cotton or BT corn because they're itself acting as a pesticide. They can kill their own pest. So such plants are called biopesticides. I hope समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एक लाइन लिखता हूं कि therefore BT cotton and BT corn are biopesticides. Similarly, other plants like rice, soya bean, tomato, etc. have been made ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब उनमें ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन पाए। एक नोट लिखते हैं कि BT brinjal has been banned। BT brinjal को हमने बैन कर दिया था क्योंकि इट वाज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो कोई कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हमने बैन करे। बीटी ब्रिंजल को बैन किया, ब्रिंजल को बैन नहीं किया। बीटी ब्रिंजल जो बनाया गया उसको बैन कर दिया बिकॉज उसको खाने के बाद कुछ लोगों को एलर्जीज वगैरह हो गई। ह्यूमन ट्रायल्स, कुछ जब ट्रायल्स किए गए तो एलर्जीज वर कॉस्ट वगैरह वगैरह, कुछ डैमेज टू दी इंटरनल ऑर्गन्स, तो फिर हमने उसको बंद किया।
एक मेज बनाया था, उसको भी बैन किया गया था। स्टारलिंक मेज has also been banned. ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। एक पेस्ट रेजिस्टेंस हम और भी ऑब्जर्व करते हैं। इज ओवर। वी हैव अ न्यू टॉपिक, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए-आई से एब्रिवेट करते हैं। आरएनए-आई मींस इंटरफेरेंस, और एमआरएनए साइलेंसिंग। आरएनए-आई क्या टेक्निक है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में एक इनिशियल स्टेटमेंट हमने ये लिखा है, एक इनिशियल जानकारी हम ये लेना चाहते हैं कि आरएनए-आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आरएनए-आई होता है। एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। क्या होता है ये तरीका, ये भी पढ़ते हैं, लेकिन सारे यूकैरियोट्स में होते हैं। जैसे आपने प्रोकैरियोट में तो पढ़ा हुआ है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, दोज एंजाइम्स व्हिच क्लीव द फॉरेन डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन साइट्स। that was a defense mechanism of a prokaryote. But today I'm discussing a defense mechanism of a eukaryote, and that is called RNA interference. In RNAi,
In RNAi, what happens? A double-stranded RNA binds to targeted mRNA या पैथोजेनिक कुछ भी हो, या टारगेटेड, सही चलो पैथोजेनिक भी लिख लेता हूं क्योंकि होना तो इसको पेस्ट रेजिस्टेंट ही पड़ेगा ना। In RNAi, a double-strand RNA binds to targeted mRNA, pathogenic mRNA, and silences it. जो भी अटैक हो रहा है वो अटैक ऐसे हो रहा है कि जो पैथोजन है या जो पेस्ट है, उस पेस्ट में कुछ टारगेटेड आरएनए होंगे। अगर पेस्ट अटैक कर रहा है, जैसे अभी तुमने पढ़ा कि बीटी कैसे पेस्ट कंट्रोल कर रहा है, हाउ बैसिलस thuringiensis इज कंट्रोलिंग द पेस्ट, हाउ। तो तुमने पढ़ा कि प्रोटीन इज इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट and this protein gets solubilizes the crystals become active toxins and they bind to the epithelial cells and they kill the insect. उसमें प्रोटीन हो रहा है, प्रोटीन खाया गया और प्रोटीन ने इंसेक्ट को मार दिया। चलो वो बात समझ में आ गई। अब मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब पेस्ट इंसेक्ट नहीं है, मान लीजिए कुछ और है, कोई और है, क्योंकि वहां पे जो क्राई प्रोटीन है वो किसको मार रही है? इंसेक्ट को मार रही है। लेकिन मान लो अगर पेस्ट चेंज कर दिया जाए, अब इंसेक्ट नहीं है, अब कोई नीमाटोड पेस्ट है, तो क्या ये प्रोटीन नीमाटोड को भी मार पाएंगी? नहीं, जरूरी नहीं है। तो फिर तो क्राई प्रोटीन सिर्फ इंसेक्ट को मार सकती है, फर्दर और किसी नीमाटोड वगैरह को तो नहीं मार पाएगी। तो फिर उसको कैसे बचाएंगे? मान लो अगर पैरासाइट नीमाटोड है, इंसेक्ट नहीं है, तो फिर हम कैसे बचाएंगे उस प्लांट को? तो फिर हमारे पास एक तरीका अलग है। इस तरीके को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। हम इसमें पेस्ट के किसी आरएनए को टारगेट करेंगे, जो आरएनए उस पेस्ट को जिंदा रखने के लिए बड़ा जरूरी है। समझे आप? जो पेस्ट अटैक कर रहा है वो अपने अंदर कुछ प्रोटीन्स तो बनाता होगा जो उसको इंपॉर्टेंट होगी लाइफ को लीड करने के लिए। आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं, मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं। हमको जिंदा रखने के लिए ये प्रोटीन्स बहुत नेसेसरी हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। अगर वो प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनना बंद हो जाए तो फिर हम लोग तो मर जाएंगे। और प्रोटीन को बनाता कौन है? एंजाइम्स भी प्रोटीन है। और प्रोटीन को बनाएगा कौन? जीन। और जीन प्रोटीन को कैसे बनाएगा? पहले बनाएगा आरएनए, आरएनए का होगा ट्रांसलेशन, तभी तो प्रोटीन बनेगी। तो अगर आप ट्रांसलेशन ना होने दें, जिस आरएनए ने प्रोटीन बनाना है वो प्रोटीन बड़ी जरूरी है, उसके आरएनए को अगर हम पहले ब्लॉक कर दें तो फिर वो प्रोटीन नहीं बनेगी, ट्रांसलेशन नहीं होगा और वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। यही हम करना चाह रहे हैं यहां पे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए
ये हम पढ़ क्या रहे हैं, और दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किसको मार रहे हैं। तो अब यहां पे इंसेक्ट को नहीं मार रहे, अब किसी और को मार रहे हैं, नीमाटोड को मार रहे हैं यहां पे। वो भी एक पेस्ट है, पेस्ट तो बहुत सारे हैं, नीमाटोड हैं, आर्थ्रोपॉड्स भी हैं, और भी हैं। तो इसमें आरएनए को किल करना है। किल क्या करना है? आरएनए को साइलेंस बोलते हैं। वैसे आरएनए को हमें साइलेंस करना है। किस आरएनए को? पेस्ट के आरएनए को साइलेंस करिए, तो उसके पास प्रोटीन बनना बंद हो जाएंगे, वो डेफिशिएंट हो जाएगा और वो मर जाएगा फिर, और प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और उस आरएनए को साइलेंस करने के लिए आपको चाहिए एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसमें आरएनए की शुरुआत एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए से होती है। ये एक फैक्ट है, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें शुरुआत एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए से होती है। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमने आरएनए पढ़े हैं, भाई डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए फिर बाद में डबल स्टैंडर्ड बन जाए, और फिर वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कोई ऐसा यूज हो जो इंसेक्ट, जो इस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिफेंस प्रोवाइड करता हो। ये तो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा ये कि आरएनए तुम्हारे सेल को डिफेंस भी देता है। अच्छा, और कैसे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन के। वाह, पहली बार पढ़ रहा हूं। तो आइए पहली बार पढ़ते हैं कि इन आरएनएआई अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड्स टू टारगेटेड एमआरएनए एंड साइलेंसेस इट। उसको साइलेंस कर देगा किसी टारगेट आरएनए को, और डीएसआरएनए एक टारगेट एमआरएनए को बाइंड करेगा। कैसे करेगा ये मैं तुमको बताता हूं अभी, कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे ये काम करता है। पहली तो ये बात है कि ये आरएनए आया कहां से, जो डबल स्टैंड आरएनए है ये आएगा कहां से। उसका भी लिख लेते हैं सोर्स। सेल में अपने आप बनेगा या बाहर से भी आ सकता है, बाहर से हम दे सकते हैं उसको। The source of this RNA could be infection from एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की मदद से आप दे सकते हो। और रेट्रोवायरसेस की हेल्प से दे सकते हो। और ट्रांसपोजॉन्स की हेल्प ले सकते हो, which replicate via RNA intermediate। इसका मीनिंग अभी समझ में आएगा आगे हल्के हल्के। अभी इस पॉइंट का मीनिंग आगे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि हम ये काम किसका है, ये भी लिख लेते हैं। Andrew Fire and Craig Mello received Nobel Prize
for their work on RNA interference. Their animal was Caenorhabditis elegans. ये एक nematode है. It's also a nematode. It's also a roundworm. Caenorhabditis elegans. फायर एंड मेलो करके ऐसे याद कर सकते हैं. फायर एंड मेलो रिसीव नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन आरएनए इंटरफेरेंस. और उनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल ये था. अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जिसमें पढ़ेंगे इसको, दैट इज a nematode which infects tobacco plant. हम जिसमें पढ़ेंगे a nematode Meloidigine incognita infects roots of tobacco plant. Infects roots of tobacco plant and cause एक डिजीज कॉज करता है रूट इसमें टोबैको में, उसके जड़ों में एक डिजीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज, जिससे टोबैको की यील्ड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. The yield of tobacco is severely affected. Meloidigine incognita ये एक नीमाटोड है. ये तंबाकू की जड़ों पे अटैक करता है और उसमें गांठें बना देता है, नॉट्स बन जाती हैं, जिससे टोबैको प्लांट गिर जाता है, खत्म हो जाता है, और यील्ड ऑफ टोबैको इज सेवियरली अफेक्टेड. कैसे बचाएं? हाउ? ये टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस. A novel strategy, नॉवल मतलब न्यू, एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए. A novel strategy was adopted to prevent such infestation. Called RNAi. और इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि क्या करने वाले हैं हम लोग. जैसे हम लोगों ने वैक्सीनेशन पढ़ा है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट में, किसी भी ह्यूमन में अगर हम पहले से इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और किल्ड पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस कर दें तो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं
और फिर हमें वो डिजीज कभी फ्यूचर में नहीं होती। ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही इसमें करते हैं हम लोग। हमने प्लांट को पहले से कुछ नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स दिए। नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, introduced in plant by वेक्टर का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। नीमाटोड specific genes in plant forms both sense and antisense RNA। आपने कोई डीएनए दिया अगर किसी सेल को, और अगर उसका सेंस आरएनए भी बने और एंटी सेंस आरएनए भी बने, तो जब वो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो फिर वो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अगर हम डीएनए को इस तरीके से दें कि उसका सेंस स्टैंड भी आरएनए बनाए और उसका एंटी सेंस आरएनए भी बने, तो फिर क्या होगा? तो एक डबल स्टैंड आरएनए बनेगा। अंकुर पल, फॉर्म्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए। हमें नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, हमें डीएनए को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा। उस डेप्थ में मत जाना कि कैसे होगा, वो छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखो, सेंस आरएनए भी बन रहा है और एंटी सेंस आरएनए भी बन रहा है, दोनों स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। डोंट आस्क व्हाई एंड हाउ, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एंड नॉट विल बी देयर इन एमबीबीएस ऑल्सो, क्योंकि ये बायोटेक है, ये अलग ब्रांच है। तो दोनों आरएनए बनेंगे, डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा फिर ये। और इस डबल स्टैंड, अब ये प्लांट सेल की बात चल रही है, ये सब हो कहां रहा पे? आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस से जो इंट्रोडक्शन किया है वो कहां पे किया है? कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है? नीमाटोड के कुछ जीन्स हमने प्लांट सेल को दे दिए। नीमाटोड के कुछ जीन्स हमने प्लांट सेल को दे दिए। तो आप मुझे बताओ, और ऐसे दिए कि वो दोनों आरएनए बना रहा है, सेंस आरएनए भी और एंटी सेंस आरएनए भी, तो वो दोनों मिलके आपस में डबल से आरएनए बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। इतनी भाषा मेरी समझ में आई या मैं दोबारा बताऊं उसको? बस इतना याद करना है कि दोनों आरएनए बनते हैं, सेंस भी और एंटी सेंस भी।
गुड। सर हु इज इट? सर एक नेमाटोड मींस से ऊपर वाला। तो दोबारा सारे बताऊं फिर दोबारा? नेमाटोड स्पेसिस की तो शुरुआत ही है। मैंने कहा पहले वाला एक बार दिखा। दिखाने वाली बात अलग है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, मैं ये दिखा दूंगा, दिखाने वाली कोई बात नहीं, आराम से रहो। मैं भी क्लास छोड़ नहीं रहा हूँ, 2 मिनट और ले रहा हूँ। थोड़ा सा बताना है फिर मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। करना है राणा अंकुर, तुम जानते हो कि डीएनए आरएनए बनाता है, हाँ या ना? ये बताओ बस। डीएनए आरएनए बनाता है राणा अंकुर, हाँ या ना? ठीक है, तो अब जो डीएनए आपने दिया है प्लांट सेल को, उस डीएनए में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, सेंस आरएनए भी बन जाए और एंटी सेंस आरएनए भी बन जाए। ज्यादा है तो उस डीएनए को 2 बार दे दो। उस डीएनए को अगर हम 2 बार दे दें, 2 बार रिपीट कर दें वो डीएनए, तो दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। सेंस आरएनए भी बन जाएगा फिर तो, और एंटी सेंस आरएनए भी बन जाएगा मेरे हिसाब से। बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है। हम इस तरीके से देंगे कि दोनों स्ट्रैंड्स का दोनों आरएनए बन जाए बस। तुम स्ट्रैंड छोड़ो, पर डीएनए ऐसे देना है कि दोनों आरएनए बने, सेंस आरएनए भी बने और एंटी सेंस आरएनए भी बने। ट्रांसक्रिप्शन तो एक ही स्ट्रैंड का होगा, वो तो एक अलग बात है। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे करूं कि भाई ये 2 स्ट्रैंड्स हैं ए बी, और मान लो अगर ए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए ए बन जाएगा। और फिर मान लो कि अगर इस डीएनए को मैं थोड़ा उल्टा लगा दूं, मान लो बी ऊपर कर दूं, ए कर दूं यहां पे, तो इससे एमआरएनए बी भी बन जाएगा। मान लो अगर उसी ऊपर वाले स्ट्रैंड का ही करना है तो अभी एमआरएनए ए और एमआरएनए बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे? बालक बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे दोनों आरएनए या नहीं? बता नहीं रहे हो। होंगे ना? तो फिर क्या डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनेगा? होंगे सर। ओके, तो ये जुड़ के देखो, दो ये एमआरएनए ए और एमआरएनए बी, ये आपस में ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया कि नहीं? यस सर। बन गया। तो डीएनए Yes, sir, ऐसे बन गया। देना है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए। तुम आज सोच रहे होगे ना कि ये आरएनए इंटरफेरेंस जो शुरू किया है हमने, इसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए कैसे बनेगा, मैं उसको बनाने का तरीका बता रहा था बस। आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। किसी और को शक है तो पूछ लो, किसी और को परेशानी है तो पूछ लो। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्लास इज ओवर, थैंक यू, बाय बाय। कंफ्यूजन हो रहा है मुझे सर, कंफ्यूजन हो रहा है सेंस और एंटी सेंस में समझने में। वो कोई बात नहीं, तुम एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम सेंस और एंटी सेंस तुमने नहीं पढ़ा है बॉटनी के अंदर? हाँ वहाँ तो पढ़ा है। एक मिनट मैं बताता हूं तुम्हें। अंकित कुमार, आपको स्टार्टिंग का 5 मिनट्स का देखना है ना शायद? यस सर। ओके, आज की क्लास का ये लो भाई, ये लो अशोक कुमार, ये लो। जो ए स्ट्रैंड है और बी स्ट्रैंड है डीएनए का, रणअंकुर, वो समझ में आया? यस सर। तो बच्चे उसमें एक सेंस होता है और एक एंटी सेंस होता है। हाँ।
तो मान लो अगर ए वाले का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तेरे पास mRNA ए आ जाएगा। हाँ, और फिर तूने आगे डीएनए थोड़ा सा बाद में उल्टा करके लगा दिया तो बी वाले का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा फिर तो। मतलब जो 3' to 5' था उसको मैंने चेंज कर दिया 5' to 3' वाली, अब फिर उसका भी मैंने ट्रांसक्रिप्शन करके RNA भी बना लिया। बिल्कुल सही। ओके। दिक्कत है इसमें? हो गया। ओके। अंकित कुमार, स्टार्टिंग का ये है 5 मिनट का। यस सर, हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली मैंने। ओके, और बताऊं आगे नीचे? नहीं सर, ये सर हो गया ये। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ तो रणअंकुर, कहाँ गए तुम? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ गया, वही कंफ्यूजन था मेरे को सिर्फ। कोई बात नहीं, बस डीएसआरएनए बनाना है हमें। डीएसआरएनए बनेगा तभी आरएनए इंटरफेरेंस चलेगी, अदरवाइज आरएनए इंटरफेरेंस शुरू नहीं हो सकती। शुरू करने के लिए हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए। और तुम्हारे सेल के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद है, अभी भी मौजूद है, राइट नाउ ऑल्सो। और आरएनए इंटरफेरेंस है, हो रही है, और हमें काफी चीजों से फायदा मिल भी रहा है। काफी अटैक्स को हम प्रिवेंट भी कर पा रहे हैं, बिकॉज ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है, ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। सर ये भी तो वही है ना, जैसे कोई जो इंसेक्ट है निमेटोड, वो मतलब प्लांट को फीड करेगा तो ये डबल स्टैंडर्ड उसमें जाएगा, और फिर वो उसको किल करेगा। ऐसे सेम पिछला प्रिंसिपल के जैसा ही होगा ना। हाँ यही तो है, बस एक्चुअली यहाँ मैंने रोक दिया क्योंकि अब टाइम हो गया था। समझ तुम गए ही हो, बस थोड़ा डायग्राम पूरा करना है, अगली बार पूरा कर दूंगा। ओके सर, थैंक। ओके, अंकुर पल, यस सर। तुम्हारा डाउट है ना कोई रिगार्डिंग दैट? वो क्या स्टेटमेंट था वो? सर वो एम्ब्रियो डू नॉट शो अप इन पैरेंट स्टेज ओवर। वॉन बेयर। Yes, sir. वॉन बेयर, व्हाट डज हेकल सेड? हेकल सेड दैट की ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, और उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज रिपीटेड, है ना? तो जैसे कि जैसे अब वो वाली बात आ जाती है ना, क्या नाम है उसका यार, ये फिश ना, मतलब जैसे ह्यूमंस की बात कर लें अगर, तो ह्यूमंस में पहले हार्ट 2 चैम्बर होता है, फिर 3 चैम्बर होता है, फिर फाइनली 4 चैम्बर बनता है। तो उसमें वो उसने कहा कि जो हैकेल है कि 2 चैम्बर है, इसका मतलब एम्फीबिया, सॉरी फिशेस, 3 चैम्बर है मतलब एम्फीबिया, और फिर आगे 4 चैम्बर है तो मैमल बन गया या बर्ड बन गया, है ना? तो उसने कहा कि ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो कर रहा है और हम अपने एंसेस्टर्स को क्रॉस कर रहे हैं। वॉन बेयर ने कहा देखो ऐसा है कि एडल्ट फीचर तो कभी भी क्रॉस नहीं हो सकते। वॉन बेयर सेड दैट कि एम्ब्रियो विल not resemble to adult feature of any other animal. I mean, embryo of the amphibia may have certain similarity, only certain, not total. Some organs may have certain similarity during the development of the embryo of amphibia and of reptile or of the bird. Okay. Embryonic features of the embryo can resemble, but embryonic feature cannot resemble to adult feature of any other animal. Like if I say during the development we have got 2 chambered heart in the beginning, that does not mean that 2 chambered heart resembles adult amphibian heart. No. Sorry. And when it becomes 3 chambered,
It resembles adult reptilian heart. No, not correct. It may resemble the embryonic stage of that animal, not the adult stage. Pal, यस सर. कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ. एक्चुअली गया दिस इज एवोल्यूशन में थोड़ा सा होता है, ट्रिकी है ये थोड़ा सा, मतलब बिकॉज ठीक है वो जो कह रहा है सुन लो, लेकिन पॉइंट ठीक है, बेयर का पॉइंट इज करेक्ट. एम्ब्रियो ऑफ एनी एनिमल विल रिजेंबल टू एम्ब्रियो ऑफ अदर एनिमल, नॉट द एडल्ट ऑफ द अदर एनिमल. दिस इज जस्ट वी हैव टू रिमेंबर एंड फुल स्टॉप. डोंट यू नो ग्रिल योरसेल्फ टू मच, है ना. बस इतनी सी बात है, इतनी बात करो और आराम से सो जाओ.